हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सोल्व करा दिया 2023 का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराया है। एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने क्वेश्चन कराया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये करके जरूर जाइएगा, आप लोग के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन भिड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर सॉल्यूशन मिलता रहे। और जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है, आप लोग को यहाँ पर रेगुलर सॉल्यूशन मिलता रहेगा। और आप लोग को किस सब्जेक्ट का चाहिए नेक्स्ट वीडियो, इसके लिए भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, और आप लोग को मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से समझा दूंगा। चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज, मतलब क्या हुआ कि 6 ग्राम कार्बन में, देख सकते हैं यहाँ पर 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो हमको कार्बन दे रखा 6 ग्राम और बताना है कि उसमें कितने मोल होंगे। तो मोल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप लोग इसका फॉर्मूला देख लीजिए। मोल बराबर हो जाएगा, किसी का भी मोल निकालना है तो दिया गया द्रव्यमान, दिया गया ऊपर द्रव्यमान लिखेंगे जो कि होता है स्मॉल m, और बटे मोलर द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं कैपिटल M से। तो ये होता है मोल संख्या निकालने का फॉर्मूला, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसी फॉर्मूला से यहाँ पर निकालने वाला है। तो दिया गया द्रव्यमान तो हमको पता है, यहाँ पर 6 ग्राम कार्बन दे रखा है। अब यहाँ पर कार्बन का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का मोलर द्रव्यमान होता है, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इसलिए इसका मोलर द्रव्यमान होता है 12 ग्राम लिख सकते हैं, या फिर 12 यू भी हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ग्राम में दिया है इसलिए यहाँ पर 12 ग्राम लिखेंगे और इसको मोलर द्रव्यमान हम लोग बोलेंगे। तो ये हो गया, हमको मिल गया कार्बन का मोलर द्रव्यमान, और हमको यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान पता है 6 ग्राम है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मोल संख्या निकाल लेते हैं जो कि पूछा है। तो मोल संख्या इज इक्वल टू, अभी मैंने आप लोग को क्या बताया था, दिया गया द्रव्यमान जो कि 6 ग्राम दे रखा है, और बटे मोलर द्रव्यमान जो कि 12 होता है। तो ये कटेंगे तो कितना होगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, और इसे जब डिवाइड दीजिएगा 1/2 कितना लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, यानी कि 0.5 मोल आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर है अगल का क्वेश्चन, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट IE1। तो यहाँ पर इनमें से किसका IE1 का मान सबसे अधिकतम होगा। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसके लिए आप लोग का हो जाएगा नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का कितना होता है, तो ये होता है 1402। इसे आप लोग याद रखिएगा, इसे आप लोग डायरेक्टली याद रखेंगे। ये नाइट्रोजन का जो होता है ये 1402 होता है, इसलिए यहाँ पर दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा का नाम बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग वेस्ट द मोस्ट, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सर्वाधिक है। तो यहाँ पर दिया गया है, तो बताना कि सबसे अधिक क्या है कि द्रव्यमान सर्वाधिक, मतलब कि किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। तो कैसे निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चारों ऑप्शन को चेक करेंगे। तो पहला क्या दिया गया कि नाइट्रोजन का 1 ग्राम परमाणु, नाइट्रोजन का 1 ग्राम परमाणु का क्या मतलब है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल बराबर कितना होता है, 1 मोल बराबर होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.023 × 10⁻23, इतना तो लिख ही सकते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे कि हम लोग अवोगाद्रो संख्या भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन का 1 ग्राम परमाणु निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो नाइट्रोजन का 1 ग्राम परमाणु बराबर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का जो मोलर द्रव्यमान होता है जो कि कितना होता है 14 होता है। अभी जो मैंने आप लोग को बताया था 6.023 × 10⁻23, इसे चाहे तो आप लोग 22 भी लिख सकते हैं, लेकिन 23 यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। तो ये हो गया, इसे हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन का 1 ग्राम परमाणु। क्यों, क्योंकि ये तो हो गया नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान, और 1 ग्राम परमाणु में मोल की संख्या होता है 6.023 × 10⁻23। तो इससे भाग लगा देंगे तो 1 ग्राम परमाणु का मान यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो ये आया, और इसे डिवाइड दीजिएगा तो ये जो 10⁻23 ये ऊपर जाकर के 10⁻−23 हो जाएगा, और इसका यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो ये बहुत ही छोटा आएगा। तो ये इस प्रकार का है, और इसे आप लोग नोट कीजिएगा कॉपी में। इसके बाद अगल का क्वेश्चन ऑप्शन चेक करते हैं जो कि क्या दिया गया है। 1 मोल जल यानी कि H2O 1 मोल दे रखा है, तो 1 मोल H2O का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, क्योंकि 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, इसलिए 2 हाइड्रोजन का 2, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। तो ये कितना आ गया, 18 ग्राम आ गया। तो 1 मोल जल तो 18 ग्राम आया, और नाइट्रोजन का भी हम देख ही लिया। और यहाँ पर देख लीजिए C नंबर बोला कि 1 मोल सोडियम, तो 1 मोल सोडियम का कितना होता है, ये होता है 23 ग्राम,
ये होता है 23 ग्राम। क्यों? क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इसलिए इसका जो 1 मोल है ये 23 ग्राम के बराबर होता है। और फिर है डी नंबर वाला क्या है कि H2SO4 का एक अणु। तो सबसे पहले H2SO4 का यहाँ पर मोलर द्रव्यमान हम लोग निकाल लेते हैं। तो H2SO4 बराबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है, इसलिए 2 प्लस सल्फर का होता है परमाणु क्रमांक 16, तो इसका हो जाएगा 32। और यहाँ पर है O4 यानी कि ऑक्सीजन 4 है, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 चौक 64, तो ये हो जाएगा 64। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और 9 यानी कि 98 आया इसका मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ पर कह रहा है एक अणु या फिर एक परमाणु बोल सकते हैं। तो एक अणु कैसे निकालेंगे, तो इसका जो मोलर द्रव्यमान है और बटे उसी से भाग लगा देंगे, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये भी ऊपर जा करके माइनस में हो जाएगा, तो ये भी बहुत छोटा नंबर आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी बहुत छोटा आया, ऑप्शन नंबर 3 भी बहुत छोटा आया, तो इन लोग दोनों का कोई काम है नहीं। अब यहाँ पर ऑप्शन बी और सी को हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा कितना आया था, ये आया था 18 ग्राम, और ऑप्शन जो सी था यानी कि सोडियम आया था 23 ग्राम। तो किसका यहाँ पर द्रव्यमान अधिक हुआ, तो 23 ग्राम हुआ, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा आप लोग का 1 मोल सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा यहाँ पर। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन कि एक कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसके तत्वों के विश्लेषण से कार्बन 38.71% एवं हाइड्रोजन 9.67% प्राप्त होता है। इसका मूलानुपातिक सूत्र होगा क्या है, देख लीजिए यहाँ पर कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंस्टेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इट एलिमेंटल एनालिसिस गिव कार्बन दे रखा है 33.71% एंड हाइड्रोजन 9.76%। द इम्पेरिकल फार्मूला फॉर द कंपाउंड वुड बी। तो इसे कैसे करना है, तो चलिए मैं आप लोग यहाँ पर दिखा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर हम लोग इसका मूलानुपातिक सूत्र कैसे निकाल लेंगे। कार्बन दे रखा था 38.71%, हाइड्रोजन दे रखा था 9.67%, ऑक्सीजन दे रखा था 51.62%, ये दे रखा था, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में सिर्फ हमको कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन दे रखा है, और जो हम लोग जानते हैं कि कुल यहाँ पर कितना है, कुल 100% होगा, तो कुल 100% होगा, तो हम लोगों ने ये दोनों को जोड़कर और 100 में से घटा दिया, तो ऑक्सीजन अपना खुद निकल कर आ गया। इस प्रकार से हम लोगों ने ऑक्सीजन को निकाला है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, सबको हम लोग क्या करते हैं, मोल संख्या यहाँ पर निकालते हैं। सबके यहाँ पर मोल संख्या निकालते हैं। मोल संख्या निकालना अभी मैंने तुरंत आप लोगों को सिखाया था कि दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो यही यहाँ पर किया है। दिया गया द्रव्यमान 38.71% है और कार्बन का मोलर द्रव्यमान होता है 12, तो ये आया 3.22 मोल, और इसका आया 9.67 मोल, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1 होता है। ऑक्सीजन का यहाँ पर देख लीजिए, ये आया 3.22 मोल, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है 16 मोलर द्रव्यमान। तो ये आया इसका मोल संख्या। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम लोग अनुपात में करते हैं। तो क्या करेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर सब में हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं, किससे, 3.22 से। जो इसका मोल संख्या है उसमें 3.22 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो है 3.22 में 3.22 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, ये 3 के बराबर आ जाएगा और ये 1 के बराबर आ जाएगा। यानी कि कितना आया, 1:3:1। तो इसका मूलानुपातिक सूत्र क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, फिर H यहाँ पर 3 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 3 अनुपात है, इसलिए H3 हो गया, और O होगा, क्यों, क्योंकि ये भी 1 है, तो CH3O। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर C राइट हो जाएगा, CH3O। नेक्स्ट है 5 नंबर वाला क्वेश्चन। क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टेंट सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। निम्नलिखित में से किस में कार्बन परमाणु की संख्या 6 ग्राम कार्बन में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के बराबर होगी। मतलब कि 6 ग्राम कार्बन में जितना यहाँ पर संख्या है उतना ही यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में से किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, चूंकि हम लोग जानते हैं 6 ग्राम कार्बन में कितना मोल होता है। 6 ग्राम कार्बन में अभी क्वेश्चन नंबर 1 में ही हम लोग निकाला था 0.5 मोल होता है,
या फिर इसको बोल सकते हैं 1/2 मोल। तो यहाँ पर पूछा है हमसे कि ये किसके बराबर है, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग CH4 का चेक करते हैं। तो CH4 यहाँ पर कितना दे रखा है, मीथेन देख लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है कि मीथेन 8 ग्राम। तो 8 ग्राम मीथेन दिया हुआ है। और मीथेन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो 16 होता है, क्योंकि कार्बन का 6 और कार्बन का 12 और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो 12 4 हो गया 16। और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 मोल के बराबर ही तो आया। तो यही तो हमसे पूछा था, क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से किस में कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 ग्राम कार्बन परमाणु की संख्या के बराबर होगी। तो ये होगा मीथेन 8 ग्राम, यानी कि 8 ग्राम मीथेन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। फिर 6 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि उस विलयन की मोलारता ज्ञात कीजिए जिसमें 8.25 ग्राम HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस 500 ग्राम जल में घुली है। What will be the molality of the solution containing 18.25 ग्राम of HCl गैस in 500 ग्राम of water। तो चलिए इसका निकालते हैं, कैसे निकालना है। तो हम लोग को निकालना है मोलालता। तो यहाँ पर सबसे पहले दे क्या रखा है, विलय, विलय यानी कि HCl। तो ये कितना दे रखा था, ये हमको दे रखा था यहाँ पर 18.25 ग्राम। और इसका हम लोग मोल निकालेंगे तो इसका दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान करेंगे तो HCl का मोलर द्रव्यमान होता है 36.5। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का होता है 35.5 और हाइड्रोजन का होता है 1, जोड़ेंगे तो 36.5 आ जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान। और दिया गया द्रव्यमान है 18.25। तो इसका अगर मोल निकालेंगे तो 0.5 आ गया, यानी कि 0.5 मोल, ये आया इसका मोल। और जो विलायक है यानी कि H2 है यानी कि जल, इसको हमको केजी में बदलना होगा। तो ये 500 ग्राम दे रखा है और इसको केजी में बदलेंगे तो ये आएगा 0.5 ग्राम। अब मोलालता यानी कि मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बिलियन में विलय की मोल संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में यानी कि किलोग्राम में। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर केजी में बदला था और यहाँ पर इसका मोल संख्या निकाला था। चलिए हम लोग यहाँ पर इसका मान रखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर मोल संख्या कितना आया था, 0.5 आया था। और जो द्रव्यमान है केजी में कितना आया था, 0.5 केजी आया था। भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 m। और एक यहाँ पर m क्या है, तो ये मोलालिटी है। स्मॉल m से हम लोग डिनोट करते हैं मोलालिटी को। तो ये हो गया आप लोग का राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आप लोग का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 1m। और यहाँ पर डी में भी वही ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर बी और डी दोनों ही राइट हो रहा है। यहाँ पर जो मिसप्रिंट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर देख लीजिए कि NaCl के 500 ml जलीय विलयन की मोलारता ज्ञात कीजिए जिसे 5.85 ग्राम NaCl को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया है। तो अब यहाँ पर क्या निकालना है, तो अब यहाँ पर निकालना है कि मोलारिटी निकालना है। वहाँ पर जो था वो मोलालता था, यहाँ पर मोलारता है। यानी कि व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ ए solution that constant 5.85 ग्राम of NaCl for 500 ml। तो अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, मोलारता निकालना है। और ऊपर जो हम लोगों ने निकाला था वो मोलालता था। और ये दोनों में बहुत ही अंतर होता है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है वर्ड में, इसलिए आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। चलिए निकालते हैं इसको, कैसे निकालना है। तो सबसे पहले देख लीजिए मोलारता का सूत्र क्या होता है। तो बिलियन में विलय की मोलों की संख्या, यहाँ भी ऊपर में मोलों की संख्या को बस नीचे चेंज होगा, जो कि है विलायक का आयतन यहाँ पर आ जाएगा। और किस में, तो लीटर में, आयतन यहाँ पर आएगा लीटर में। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसका निकाल लेते हैं। सबसे पहले मोल संख्या, तो NaCl का निकालेंगे। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, तो 5.85 हमको दे रखा है क्वेश्चन में। और इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है ये होता है 58.5। और ये 58.5 कैसा है ये भी देख लीजिए। तो NaCl है, ठीक है। और सोडियम का मैंने आप लोगों को बताया था ये होता है 23। और जो Cl है यानी कि क्लोरीन का होता है 35.5, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 58.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आया है नीचे वाला। तो अब यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.1 मोल। तो मोल संख्या मिल गया। और आयतन करेंगे लीटर में, तो हमको ml में दे रखा है 500 ml, लीटर में बदलेंगे तो 0.5 लीटर आ जाएगा। तो अब इस फॉर्मूला में रखते हैं तो मोलारता बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर है विलय की मोल संख्या। तो मोल संख्या है 0.1 तो रख दिए, और आयतन है लीटर में, तो यहाँ पर रख दिए लीटर वाला आयतन जो कि 0.5 था। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। और मोल पर लीटर आ जाएगा। और इसको हम लोग कैपिटल M से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आप लोग का कैपिटल M नहीं दिया गया, मोल पर लीटर दिया गया है। तो 0.2 मोल पर लीटर आएगा। देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आप लोग, 0.2 मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यहाँ पर 8 नंबर वाला कि किसी तत्व, यहाँ पर दे रखा है इसका ये परमाणु क्रमांक है और ऊपर में ये परमाणु भार है। परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है 89 और परमाणु भार कितना दे रखा है 231 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो मैंने जो पिछला सेट कराया था जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का केमिस्ट्री का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो उसी प्रकार से इसका भी निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालना है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। जो परमाणु संख्या है ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, मतलब कि ये तीनों ही बराबर होते हैं। तो प्रोटॉन कितना आ गया 89 आ गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 89 आ गया। तो हमसे पूछा क्या था, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पूछा था। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालिए। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो परमाणु भार दे रखा है 231 और प्रोटॉन की संख्या भी हम लोगों ने निकाला जो कि 89 है, तो 89 रख देंगे। और यह है न्यूट्रॉन की संख्या जो कि स्मॉल एन से मैंने यहाँ पर डिनोट किया है। अब चूंकि हमको चाहिए न्यूट्रॉन की संख्या, तो ये जो 89 है इधर जाकर के घट जाएगा, तो घटेगा तो ये कितना जाएगा 142। तो न्यूट्रॉन की संख्या आ गया 142, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या 142, प्रोटॉन 89 और इलेक्ट्रॉन 89। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आप लोग का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर ला, क्या है कि वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है कहलाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या अलग है, यानी कि एटम्स विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं समभारिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, यानी कि आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर द्रव्यमान संख्या बराबर था इसलिए हम लोग बोल दिए इसके समभारिक, मतलब कि भार बराबर है। और द्रव्यमान संख्या न बराबर होकर परमाणु संख्या होता है तो इसे हम लोग बोल देते हैं समस्थानिक। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है, तो इसलिए आप लोग इसे भी याद रखिएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देख लीजिए 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि किसी ग्रुप में समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व पाए जाते हैं क्योंकि। कोई भी ग्रुप में समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व पाए जाते हैं क्यों, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, मतलब कि जो बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है उसके कारण। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा आप लोग का 10 नंबर क्वेश्चन का। फिर है 11 नंबर वाला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। तो हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में उपस्थित होते हैं यहाँ पर बताना है। तो हाइड्रोजन जो ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, पी समूह, और इंग्लिश में यहाँ पर पी ब्लॉक हो जाएगा। फिर देख लीजिए 12 नंबर वाला क्या है कि चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या सूचित करता है। जो चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या किसे सूचित करता है, यानी कि द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा उपकोष का त्रिविमीय विन्यास, यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। यहाँ पर सी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर 12 नंबर का। फिर देख लीजिए 13 नंबर वाला क्या है कि इनमें से कौन सा सेट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को निरूपित करता है। परमाणु संख्या यहाँ पर दे रखा है हमको, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब है, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका क्या मतलब है समझ लीजिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। कोई भी परमाणु है, अगर उसमें जैसे यहाँ पर फ्लोरीन ले लिए, सोडियम ले लिए, क्लोरीन ले लिए, अगर ये इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो इसे हम लोग बोल देंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये यहाँ पर हमको यही चेक करके बताना है तो कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि K+, Ca2+ और Sc3+ और Cl-। अब कैसे यहाँ पर चलिए मैं आप लोग को करके बताता हूँ। तो ये है K+, यानी कि पोटेशियम प्लस। तो पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 19। तो यहाँ पर चूंकि K+ है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकल जाना। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो कितना बचा, 18 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पर है Ca2+ यानी कि कैल्शियम 2+। तो कैल्शियम में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 20, 2+ यानी कि 2 निकल गए तो कितने बचे, 18 बचे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 18। और फिर क्या है Sc3+ यानी कि एस्केडियम 3+। तो एस्केडियम में कितने होते हैं, 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं कुल, और 3+ यानी कि 3 निकल गए तो कितने बचे, 18 बचे। और एक और है लास्ट में, उसको देख लीजिए, यहाँ पर Cl- है। Cl में कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 17 और यहाँ पर माइनस है, माइनस का मतलब जुड़ जाना, तो एक जुट गया तो कितना हो गया 18। तो सभी में 18 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। फिर देख लीजिए 14 नंबर वाला क्वेश्चन कि समान कक्षक के इलेक्ट्रॉन में विभेद कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 15 नंबर वाला क्या दिया गया है कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान दे रखा है 10 mg दिया गया है और यहाँ पर m क्या है, तो यह है मेगा, यानी कि मेगाग्राम, और मेगा का मान कितना होता है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। द्रव्यमान दे रखा है और 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील है वस्तु से जुड़ी तरंगदैर्ध्य का मान होगा। तो यहाँ पर तरंगदैर्ध्य का मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसका देख लेते हैं। तो देख लीजिए इसको कैसे निकालना है। तरंगदैर्ध्य को हम लोग डिनोट करते हैं लेमडा से, ये लेमडा का साइन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर होता है h/mv। तो ये होता है फार्मूला, और h का मान हम लोग जानते हैं यहाँ पर कितना होता है, ये आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा, चैप्टर में ये दिया गया है। h का मान होता है 6.63 × 10⁻24, यह होता है h का मान, और m का मान हमको दे रखा है और v का मान भी हमको पता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं लेमडा का मान। तो लेमडा बराबर क्या आ गया, ये जो यहाँ पर दे रखा मान इसको यहाँ पर रख दिए, और m, तो m यहाँ पर हमको दे रखा था 10 mg के बराबर। तो 10 mg का क्या मतलब है, 10 × 10⁻6 kg। क्यों, क्योंकि मेगा ग्राम का मतलब होता है 10⁻6 kg। तो यहाँ पर मेगा की जगह पर हमने 10⁻6 kg रख दिया है, तो वही यहाँ पर रख दिया, और भी हमको दे रखा था 100 मीटर पर सेकंड, तो 100 यहाँ पर रख दिया। तो इसको आगे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो ऊपर आएगा 6.63 × 10⁻34, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर देख लीजिए ये 10 है और ये 100 है, तो गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 1000 मतलब 10⁻3, तो 10⁻³ और 10⁻6 यानी कि 10⁻³ बचेगा, और ये ऊपर जाकर हो जाएगा प्लस, यानी कि क्या आ जाएगा, लेमडा बराबर 6.63 × 10⁻31। ये ऊपर जाकर का प्लस हो जाएगा +3, तो -34 में से +3 जाएगा तो -31 बचेगा, और ये मीटर में आ जाएगा। तो ये 6.63 × 10⁻31 मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आप लोग का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर वाला कि इनमें से कौन किसी परमाणु में परमाणु संख्या को निरूपित करता है। तो यहाँ पर जो है कि इनमें से कौन किसी परमाणु संख्या को निरूपित करता है, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि Z = क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और Z क्या है, तो परमाणु संख्या ही तो है, परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो यही तो क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा आप लोग का सी, यानी कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या। फिर है 17 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या है कि N2+ में अयुगल इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो चलिए इसका हम लोग निकालते हैं। N2+ दे रखा है, N2+ का क्या मतलब है, यानी कि नाइट्रोजन 2+। नाइट्रोजन में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। तो 7 में से 2 निकल गया तो कितने बच गए, 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2+ है, तो मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बचे 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग यहाँ पर इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर बना देता हूँ मैं, ये इस प्रकार से आएगा। तो यह है 1s2 जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और यह है 2s2 इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और यह है 2p और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास इतना इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, और इसमें हमारे ये 3 होता है, 3 बॉक्स होता है XYZ से। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कर देते हैं, और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन को कर देते हैं, तो बचा कितना, 1 बचा। तो यहाँ पर देखिए ये पेयर में है, यानी कि युग में है, और ये भी पेयर में है, युग में है। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, अयुगल पूछा है, यानी कि अनपेयर्ड पूछा है। तो अनपेयर्ड कितना है, 1 ही तो है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 1। फिर है 18 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या है देख लीजिए। तो यहाँ पर हमको दे रखा है, क्या दे रखा है कि 35 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1.2 बार दाब पर 120 मिलीलीटर धारिता वाले पात्र में गैस की निश्चित मात्रा भरी है। ठीक है, आगे देख लीजिए। यदि 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर गैस को 180 मिलीलीटर धारिता वाले धारक में स्थानांतरित किया जाता है तो गैस का दाब क्या होगा। तापमान नियत है, और यहाँ पर हमको P1 दे रखा है और V1 दे रखा है, V2 भी दे रखा है। हमको निकालना क्या है, P2 निकालना है, मतलब कि दाब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए यहाँ पे, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में भी निकालना आप लोग को सिखाया था। तो बॉयल के नियम से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो बॉयल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, P1 V1 बराबर होता है P2 V2, ये होता है फार्मूला। तो P1 का मान हमको दे रखा है जो कि कितना था, ये था 1.2, तो 1.2 लिख देते हैं गुने V2। तो V1 हमको कितना दे रखा था, तो 120 दे रखा था, बराबर करेंगे। P2 तो हमको निकालना, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। V2 दे रखा है हमको 180 दे रखा है, 180 मिलीलीटर। तो ये आ गया। अब हमको चूँकि चाहिए P2, तो 180 को इसको बटे में ले जाते हैं, तो हमको P2 मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा P2 बराबर इतना बटे 180। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये आप लोग का आ जाएगा यहाँ पर। अगर इसको काटते हैं तो
इसको 6 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 6 18, ये हो जाएगा 6 दूनी के 12, और ये 3 से इसको काटेंगे तो 0.4 बार में कटेगा, यानी गुना करेंगे तो 0.8 बार आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, दाब निकाल रहे हैं, तो बार में आएगा, तो 0.8 बार आया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। फिर 19 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह कौन सा नियम है? तो ये किसका नियम है? तो यह है बॉयल का नियम, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये होता है बॉयल का नियम, पी व्युत्क्रमानुपाती 1/v, तो यही तो यहाँ पर बोला है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं तो 20 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि आदर्श गैस वह गैस है जो सभी गैस नियमों का पालन करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये इसका हो जाएगा सभी प्रायोगिक अवस्थाओं में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, सभी प्रायोगिक अवस्थाओं में पालन करता है। फिर 21 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि किसी गैसीय मिश्रण में कुल दाब बराबर होता है। कुल दाब बराबर क्या होता है? तो कुल दाब बराबर होता है प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आप लोग का 21 नंबर क्वेश्चन का। फिर है 22 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि एसटीपी पर किसी गैस के 4.4 ग्राम का आयतन 2.24 लीटर है, यह गैस है, तो ये कौन सा गैस होगा बताना है यहाँ पे। तो ये कौन सा गैस होगा? ये होगा CO2। क्यों? क्योंकि CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? CO2 का मोलर द्रव्यमान अगर हम लोग निकालें तो कार्बन का होता है यहाँ पर 12 और ऑक्सीजन का यहाँ पर होता है 16, तो 16 दूनी के 32, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 44 ग्राम। 44 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान होता है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? ये होता है 22.4 लीटर 1 मोल के लिए। तो यहाँ पर जो है हमारा जो यहाँ पर दे रखा है ये कितना मोल है? 4.4 ग्राम दे रखा है, मतलब कि 0.1 मोल है, तो 0.1 मोल के लिए यहाँ पर कितना लीटर आ जाएगा? तो ये जो आ जाएगा 2.24 लीटर ही तो आएगा, इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा ए, यानी कि CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर वाला क्या है कि आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में बहुआबंध कार्बनिक यौगिक में प्रदर्शित होने वाला प्रभाव है। तो ये कौन सा प्रभाव है? तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर टू राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, यानी कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फिर है 24 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि CH3 3 बार है, फिर C है और उसमें जुड़ा हुआ है Br, यानी कि ब्रोमो, और यहाँ पर H2O जो है ये हमारा उत्प्रेरक के रूप में है, और ये उत्पाद बना है हमारा CH3 3 बार, फिर C और OH। तो ये किसका उदाहरण है यहाँ पर बताना है? तो ये किसका उदाहरण? ये है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर है 25 नंबर वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम है। IUPAC नाम लिखना मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नाम आ जाएगा 3-ethyl-2-हेक्जीन। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 3-ethyl-2-हेक्जीन। और ये कैसे हुआ ये भी आप लोग समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग चेन को ढूंढेंगे, तो सबसे लंबा चेन कौन सा है? यहाँ पर देख लीजिए ये है सबसे लंबा चेन, ये वाला 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसमें। और अगर हम लोग ये सीधा वाला चेन लेते, ये जो सीधा है तो इसमें सिर्फ 5 ही कार्बन आते, इसलिए हम लोगों ने ये वाला चेन लिया है, ये इस प्रकार से जो है। तो ये हो गया हमारा मेन चेन, मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से बना देता हूँ, ये है हमारा मेन चेन, ठीक है। और ये जो है ये हमारा अब ये हो गया फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर नंबरिंग हम लोग करते हैं इधर से, एक यहाँ से करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, और इधर से नंबरिंग क्यों किया? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से हमारा कम नंबर पर आता है, तो उधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो इधर से नंबरिंग किए तो 3 नंबर पाया, अगर इधर से करते तो चौथे नंबर पाया आता, इसलिए हम लोग इधर से किए तो 3 नंबर पर आया। तो 3 नंबर पर क्या दे रखा है? यहाँ पर 3 नंबर पर दे रखा है हमको इथाइल ग्रुप, देख लीजिए यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इथाइल, और दूसरा का नंबर पर है यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा का नंबर पर है इन ग्रुप, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2, और ये लिख देंगे फिर हेक्जीन, 2 हेक्जीन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आप लोग का पहले ही मैंने बता दिया है। फिर देख लीजिए 26 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन रागिन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा AlCl3, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 AlCl3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर वाला क्या है देख लीजिए कि इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके बराबर है? यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे यहाँ पर देख लीजिए,
AR यहाँ पर क्या है, तो ये आर्गन है, और यहाँ पर 4S और 4S1 है, और फिर 3D10 है, ये दे रखा है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो ब्रैकेट में होता है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हुआ है और इसके आगे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर ये देख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 4s1 में है, और 10 इलेक्ट्रॉन 3d10 में है। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, कुल इलेक्ट्रॉन हुए 29। तो 29 इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु यहाँ पर कौन सा है देख लेते हैं। तो 29 इलेक्ट्रॉन वाला यहाँ पर परमाणु है कॉपर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रट जाएगा आप लोग का। इस प्रकार से आप लोग को ये सोल्व करना होगा। फिर देख लीजिए 28 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कि कार्बधारान का स्थायित्व का सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि CH3+, फिर है CH2+, फिर यहाँ पर CH3 2 बार है, फिर CH+, और फिर CH3 3 बार है, और C+। ये हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। ये पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोग को बताया था। फिर है 29 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का आधार है। तत्वों को आवर्त जो में वर्गीकृत किया गया है, इसका आधार क्या है, इसको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया। तो इसका परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन हट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा, एटॉमिक नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर वाला, कि CH3OH CH3 तथा CH3CH2OH है। तो ये क्या है, तो ये क्रियात्मक समूह समायोग है, यानी कि फंक्शनल आइसोमर्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ये भी फंक्शनल ग्रुप है, O है, यहाँ पर जो ये है ये O है, और यहाँ भी ये OH फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हमारे यहाँ पर हो गया क्रियात्मक समूह समायोग। ऑप्शन नंबर सी हट जाएगा। 31 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, कि क्षारीय धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जो क्षारीय धातु हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये जो क्षारीय धातु हैं इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है बताना। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी रख जाएगा, NS1। फिर 32 नंबर वाला क्वेश्चन, कि क्षारीय धातुएं ऑक्सीजन अथवा वायु से अभिक्रिया कर बनाती है। तो क्या बनाती है यहाँ पर बताना है। तो क्षारीय धातु तब भी ऑक्सीजन या फिर क्या है, ऑक्सीजन अथवा वायु से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो यह बनाती है क्षारीय ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी रट जाएगा, क्षारीय ऑक्साइड। फिर है 33 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, कि KO2 में K की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं, ये पिछले वीडियो में भी आप लोगों को मैंने बताया था, और इसका जो राइट आंसर +4 आएगा। कैसे आएगा मैं यहाँ पर फिर से आप लोग को निकाल कर दिखा दे रहा हूँ। KO2, तो जिसका भी हमको ऑक्सीकरण अवस्था निकालना होता है उसको हम लोग मान लेते हैं X। तो यहाँ पर पोटेशियम को मान लेते हैं X, और कार्बन का जो है ऑक्सीकरण अवस्था ये होता है -2, तो यहाँ पर -2 करेंगे, और चूंकि 2 कार्बन है इसलिए गुना भी 2 से कर देंगे। तो यह आ जाएगा X -4 और बराबर 0 की, क्योंकि जो यहाँ पर हमको दे रखा है अणु, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब कि ये 0 के बराबर है। अगर चार्ज रहता तो चार्ज के बराबर यहाँ कर देते हैं। तो ये X बराबर कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन हट जाएगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा, मैंने आप लोग को अभी बताया था। फिर नेक्स्ट 34 नंबर वाला, कि सोडियम लौह में कौन सा रंग प्रदर्शित करता है। तो ये कौन सा रंग प्रदर्शित करता है यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ये गोल्डन येलो कलर दिखाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हट जाएगा, गोल्डन येलो। फिर 35 नंबर वाला क्वेश्चन, की साल्वे प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो साल्वे प्रक्रिया से क्या बनाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। और ये मैंने पिछला सेट बताया था, उसमें भी ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। 2023 के क्वेश्चन में भी ये 2023 के मॉडल पेपर में भी ये पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर ये कंप्लीट होता है 35 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट आप लोग का किस सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा।